नमस्कार। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने लेसन 3 को कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग लेसन 4 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सॉइल पॉल्यूशन। तो चलिएगा, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा सॉइल पॉल्यूशन है, इस सॉइल पॉल्यूशन में मैं आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। पहला तो आज का लेक्चर रहेगा, जिसमें हम लोग बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है उनके बारे में बात करेंगे, और साथ ही में बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग सॉइल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आने वाला है, उस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि बायोमेडिकल जो वेस्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से उन्हें हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं या फिर उन्हें किस तरीके से हम लोग ख़त्म करते हैं। इन सभी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोनों ही वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों वीडियो को कवर कर लेते हैं तो वीडियो पे में पूछे जाने वाला कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा सॉइल पॉल्यूशन से रिलेटेड जो आप हैंडल ना कर पाएँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिएगा, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन सॉइल पॉल्यूशन की लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। जब ऐसे जैवनाशी मृदा में मिल जाते हैं, मतलब कि जो जैवनाशी होते हैं वो हमारी मृदा में मिल जाते हैं, जिससे मृदा की गुणवत्ता, उपज, रासायनिक गुण व भौतिक स्थिति गंभीर हो जाए, तो इस स्थिति को मृदा प्रदूषण कहते हैं। बेसिकली मैं ये डिफिनेशन कहना चाहते हैं कि ये मान लीजिए हमारी मिट्टी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें हमारी ऐड ऑन हो गई जिसकी वजह से इसकी गुणवत्ता, उपज, रासायनिक गुण व भौतिक स्थिति इसकी अगर इफेक्टेड हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सॉइल पॉल्यूशन किन किन कारणों से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन होने के बेसिकली 2 हमारे रीज़न होते हैं। पहला तो हमारा रीज़न होता है कृषि रसायन के कारण, और दूसरा होता है हमारा अपशिष्ट पदार्थों के कारण। अपशिष्ट पदार्थों को हम लोग सॉलिड वेस्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो कृषि रसायन के कारण भी हमारा मृदा प्रदूषण होता है और अपशिष्ट पदार्थों के कारण भी हमारा मृदा प्रदूषण होता है। कृषि रसायनों के किन किन कामों की वजह से हमारा मृदा प्रदूषण होता है वो जान लेते हैं। भूक्षरण के द्वारा हमारा मृदा प्रदूषण हो रहा होता है। देखिएगा क्या क्या होता है कि जैसे आप देखिए, सिंघाड़े की खेती देखिए, गन्ना की खेती देखिए, चावल की खेती देखिए, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो पानी के ज़्यादा यूज़ करने से भी भूक्षरण हो जाता है। दूसरा, हमारे जो कृषि भाई बहन होते हैं वो लोग कीटनाशक और कृत्रिम उर्वरक का यूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा आपको मृदा प्रदूषण आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। वनोन्मूलन की वजह से भी आपको मृदा प्रदूषण देखने को मिलता है। जब आपके वन ही नहीं रहेंगे, वन कटते चले जाएंगे, तो आपको क्या करना देखने को मिलेगा, मृदा प्रदूषण देखने को मिल जाएगा। मरुस्थलीकरण की वजह से भी आपको मृदा प्रदूषण देखने को मिलता है। तो ये हमारे मेन 4 रीज़न होते हैं जिनकी वजह से कृषि रसायन जन्म लेता है, और कृषि रसायन की वजह से ही मृदा प्रदूषण देखने को मिलता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों के कौन कौन से ऐसे काम हैं या फिर कौन कौन से ऐसे अंतर्गत हमारे क्षेत्र हैं जिनकी वजह से मृदा प्रदूषण देखने को मिलता है। तो नगर पालिका अपशिष्ट, मतलब म्युनिसिपल वेस्टेज की वजह से आपको मृदा प्रदूषण देखने को मिलता है। नगर पालिका अपशिष्ट क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जो आपके घर से कूड़ा कचरा और गीले कचरा वगैरह निकलता है ना, कि सब्जी वगैरह का कचरा, तो उसी को क्या कहते हैं, नगर पालिका अपशिष्ट कहते हैं। दूसरा हमारा औद्योगिक अपशिष्ट होता है, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज से जो हमारे वेस्टेज निकलते हैं उसी को क्या कह देते हैं हम लोग, औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे थर्ड हमारा आ जाता है भयावह अपशिष्ट। ये हमारे हैजार्डियस वेस्टेज में आते हैं, जैसे कि हमारे जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे रेडियो एक्टिव हो गया, ये सभी एलिमेंट्स अगर हमारे वेस्टेज में है तो उन्हें हम वेस्टेज को क्या कहते हैं, भयावह अपशिष्ट कहते हैं। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, जिसमें हम लोग बायोमेडिकल वेस्टेज आते हैं, जैसे कि आप देखिए कि जो हमारे अस्पताल होते हैं या फिर मेडिकल स्टोर होते हैं, तो उनसे भी जो कचरा निकलता है वो हमारे किसके अंतर्गत आता है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। तो चलिएगा, 1 बाय 1 हम सभी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, और इसी ओवरव्यू को बस आपको थोड़ा सा क्या करना है कि एक्सप्लेन करके अपने एग्जामिनेशन पॉइंट में लिख देना है, जिससे आपका जो आंसर हो वो और भी अच्छा लगने लगे। देखिए, यहाँ पे आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि कम आंसर लिखा हुआ है, लेकिन जब आप मार्जिन वगैरह अपने एग्जाम में खींचते हैं, ऊपर मार्जिन देते हैं, यहाँ पे मार्जिन देते हैं, तो आपका ये आंसर जो होगा वो आपका 2 से 3 पेजों में चला जाएगा। बाकी अगर आप इसी आंसर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, अपने तरफ से क्रिएटिव थोड़ा कर देते हैं, तो ये आंसर और भी सुंदर दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो चलिएगा, 1 बाय 1 हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो सॉलिड हमारे वेस्टेज होते हैं उनके क्या क्या हमारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो म्युनिसिपल अगर वेस्टेज के बारे में मैं आपसे बात करूँ तो कूड़ा कचरा हो गया,
घर के राख हो गया, जो आप घर में लकड़ी वगैरह जलाते हैं, राख हो गया, नए भवनों का बनना व पुराने भवनों के टूटने से जो कचरा निकलता है, इसी तरीके के कचरे को हम लोग क्या कहते हैं, म्युनिसिपल वेस्टेज कहते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्टेज क्या होता है कि मशीनों के टूट फूट के भाग जो होते हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज में आते हैं। मरम्मत के समय में वेस्टेज जो होते हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज के अंतर्गत आते हैं, और भी ऐसे हमारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हैजार्डियस वेस्टेज क्या होते हैं, मतलब भयावह वेस्टेज क्या होते हैं। वे पदार्थ जो अपना प्रभाव तुरंत बनाते हैं व इनके प्रभाव से काफ़ी देर तक की रहते हैं, जैसे केमिकल वेस्टेज। आप देखिए कि जो हमारे केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कीटनाशक वगैरह बन रहे होते हैं, तो वहाँ से जो वेस्टेज निकलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, केमिकल वेस्टेज कहलाते हैं। ये तुरंत तो अपना रिएक्शन दिखाते हैं लेकिन काफ़ी समय तक इनका जो असर होता है वो बना रहता है। रेडियो एक्टिव वेस्टेज जो होते हैं, ठीक है, जैसे आप देखिए कि जो हमारा रेडियो एक्टिव पावर प्लांट होते हैं तो वहाँ से जो हमारे एलिमेंट्स वगैरह निकलते हैं तो वो रेडियो एक्टिव वेस्टेज के थ्रू ही निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपके किस में हो गए, हैजार्डियस वेस्टेज की एग्जांपल हो गए। बायोमेडिकल वेस्टेज क्या होते हैं, अस्पतालों का कचरा जो होता है वो हमारा बायोमेडिकल वेस्टेज के अंतर्गत आता है। जैसे कि प्लास्टर, जो हाथ की हड्डियाँ टूट जाने पर प्लास्टर लगाते हैं, वो हमारा बायोमेडिकल में आ जाता है। दवा हो गई, दवा की बोतलें हो गई, खून की बोतल जब ख़त्म हो जाता है, खून चढ़ाया जाता है किसी के, तो वो बोतल हो गई। इसी तरीके के आदि हमारे वेस्टेज किस में आ जाते हैं, हमारे बायोमेडिकल वेस्टेज में आ जाते हैं। तो आई होप कि जो अभी तक मैंने आपको बताया कि परिभाषा की सॉइल वेस्टेज क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे डिफाइंड होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन जो होता है, सॉइल पॉल्यूशन में बेसिकली जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, जो होता है अपशिष्ट जो होता है, उसको किस तरीके से हम लोग प्रबंध करते हैं, मतलब किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है, इस फ्लो डायग्राम को थोड़ा सा समझिएगा, फिर हम लोग इसके अंदर के बारे में भी बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारा अपशिष्ट जो होता है, जो हमारा वेस्ट होता है, वो हमारा बनता है। तो अपशिष्ट की उत्पत्ति मैंने कर दिया। अब अपशिष्ट जो होता है, जैसे कि आप देखिए ये हमारा एक घर है, मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। काफ़ी अच्छी तो आर्ट नहीं मेरी, लेकिन हाँ समझ सकते हैं यहाँ से कि ये हमारा एक घर है, ठीक है। अब इस घर में क्या हुआ कि हमारा जो भी वेस्ट होगा वो बनेगा, मतलब कि जो हमारा घर का कचरा होगा वो हमारा यहीं पे बनेगा। अब यहाँ से कचरा जो है वो यहाँ पे एक डस्टबिन रखी होती है आपके घर के आसपास, ब्लू और ग्रीन कलर की, तो उन डस्टबिन में जा कर के आप डाल देंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये भंडारण कहलाती है। अब यहाँ की जो डस्टबिन से कचरा होगा वो गाड़ी आएगी, गाड़ी हमारी आएगी, ऐसे कर गाड़ी होती है, गाड़ी आएगी और गाड़ी ले जाएगी इस कचरे को कहाँ पे, जहाँ पे ये कचरा संग्रह किया जाने वाला है, स्टोर किया जाने वाला है। तो ये गाड़ी इस कचरे को उठाएगी और ले जाएगी जहाँ पे इस कचरे का संग्रह किया जाने वाला है। तो ये जो गाड़ी आई, उठाया, तो इसको क्या कहलाते हैं हम लोग, संग्रहण कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इस जो संग्रहण कचरा है तो इसका क्या किया जाएगा, यहाँ से या तो फिर इस कचरे से जो भी हमारा रिसाइकिल वाली चीज़ें होंगी उन्हें अलग कर लिया जाएगा, और जो हमारा रिसाइकिल वाली चीज़ें नहीं होगी उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और उसका फिर क्या किया जाएगा, समापन किया जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है कि हम किस तरीके से अपने सॉलिड वेस्टेजेस को प्रबंधन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा वन बाय वन हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में लिखना है और आप किस तरीके से और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कलेक्शन सिस्टम मतलब कि संग्रह पद्धति में क्या होता है कि इस दो तरीके की हमारे संग्रह पद्धति होती है। एक हमारा स्थिर पात्र पद्धति और दूसरा हमारा चल पात्र पद्धति। मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये क्या पद्धति मैंने अपनाई है कि स्थिर पात्र, मतलब कि यहाँ पे एक जगह मेरा ये रखा हुआ है, लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लोग आएंगे और अपना कचरा डाल के जाएंगे, ठीक है ना। अब या फिर ये हम कर सकते हैं कि घर अपनी जगह पे है लेकिन ये पात्र जो है ये इधर उधर जा रहा है, लोगों के घर घर जा रहा है, तो इसको क्या कह देते हैं हम लोग, चल पात्र पद्धति कह देते हैं। तो यही कलेक्शन जो सिस्टम होता है, संग्रह पद्धति जो होती है, ये हमारी दो तरीके से अपनाई जाती है, स्थिर पात्र पद्धति, चल पात्र पद्धति। अब हम लोग देख लेते हैं मेथड्स ऑफ रिसाइकल, मतलब कि जो रिसाइकल किया जा रहा है सिस्टम, उसके कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। तो पहले तो मिश्रित ठोस जो अपशिष्ट होता है उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, फिर ठीक है। और फिर जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारा जो कचरा है, कचरे का ये ढेर है, ठीक है, ये कचरे का ढेर है। अब यहाँ पे क्या है कि ये आदमी समझ लीजिए जो हमारे काम वर्कर्स करते हैं, ये हमारा कचरे का ढेर है, ठीक है ना, राइट।
अभी ये क्या है कि कचरे का ढेर को क्या किया, मिश्रित ठोस अपशिष्ट को मैंने इकट्ठा कर लिया। ठीक, अब इसे क्या करेगा ये आदमी, अपने हाथों से छांट छांट कर अलग करेगा। जो कागज़ होगा वो अलग कर देगा, प्लास्टिक जो होगा वो अलग कर देगा, रबड़ जो होगा वो अलग कर देगा, पत्थर जो होगा वो अलग कर देगा, कपड़े जो होगा वो अलग कर देगा। तो ये आदमी क्या करेगा, वर्कर क्या करेगा, इसमें से यही सब चीज़ें उठा करके अलग अलग कर देगा। तो देखिए काम कितना आसान हो गया। ठीक है, जो हमारा पत्थर होगा वो पत्थर की कैटेगरी में रख दिया जाएगा, जो हमारा प्लास्टिक वगैरह होगा प्लास्टिक की कैटेगरी में रिसाइकिल के लिए डाल दिया जाएगा, रबड़ होगी रबड़ को रबड़ की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, कपड़े होगा कपड़े को कपड़े की कैटेगरी में रिसाइकिल के लिए रुई वगैरह बनाने के लिए डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से हाथों से छांट करके अलग कर दिया जाता है। अब बचते हैं छोटे छोटे टुकड़े, जो कि हमारे हाथों से छांट के अलग करना मतलब कि बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो उन टुकड़ों को क्या कर देते हैं, और पीस देते हैं, बिल्कुल बारीक कर देते हैं, और फिर उसको क्या कराते हैं हम लोग, एक आप लोगों ने मेथड पढ़ा था ऐसे बचपन में कि यहाँ पे चुंबक की दो हमारे बेलन लगे होते हैं, और यहाँ से पट्टा ऐसे होता है, और यहाँ से हम लोग अयस्कों को गिरा रहे होते हैं। तो जो ये वाला होता है हमारा, ये हमारा मैग्नेट का होता है, और यहाँ से जो भी मैग्नेटिक चीज़ होती है वो हमारी अलग हो जाती है, और अनमैग्नेटिक चीज़ हमारी अलग हो जाती है। तो यही प्रोसेस का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे चुंबकीय विगलन में। तो जो हमारे लौह पदार्थ होते हैं उस छोटे छोटे यहाँ पे मैंने टुकड़े किए थे ना, तो यहाँ पे जो टुकड़े हुए थे उसके जो लौह पदार्थ थे वो हमारे अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये अट्रैक्ट होकर चुंबक से अलग हो जाते हैं, और जो अनचुंबकीय होते हैं वो हमारे अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है कि चुंबकीय विगलन किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा वैद्युत विगलन किया जाता है, जिसमें जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, मतलब कि जो हमारे मैग्नेटाइजिंग मटेरियल नहीं होते हैं वो हमारे अलग कर लिए जाते हैं। और फिर क्या कर दिया जाता है, गुरुत्वीय विगलन अलग कर दिया जाता है, मतलब कि फेना वगैरह विधि से पानी में सभी चीज़ों को मिला देंगे, और फिर फेना वगैरह यहाँ पे जैसे पानी है, टैंक है, इसमें पानी में सभी चीज़ें मिला देंगे, और यहाँ पर से हवा पास कराएंगे, और यहाँ पर से जो भी हमारा आप कह सकते हैं लिक्विड वगैरह होगा, और जो हमारा मतलब कि ग्रीस लीन वगैरह हो गई, या फिर हमारा तेल वगैरह होगा, वो सभी अलग हो जाएंगे। तो ये गुरुत्वीय विगलन अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, जिसमें धूल वगैरह अलग कर ली जाती है। तो ये हमारा होता है कि रिसाइकिल मेथड क्या क्या होते हैं। अब हमारे यहाँ पे देखिए कि हमने बात कर ली संग्रह मेथड क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, रिसाइकिल मेथड किस तरीके से होता है। अब हम बात कर ट्रांसपोर्टेशन में, तो कुछ भी नहीं है कि गाड़ी आई लेके चली गई, इसमें कोई मेथड नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समापन के बारे में कि समापन किस तरीके से किया जा रहा होता है। दोस्तों समापन करने के लिए हम लोग बेसिकली ये 5 विधियों का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी भी कूड़े को समापन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि या तो कूड़े को हम लोग जला देंगे, या तो फिर कूड़े को हम लोग पीस देंगे, या तो फिर कूड़े को हम लोग स्वच्छ कर मतलब कि क्या करेंगे कि ये हमारी मान लीजिए सड़क है, सड़क बन रही है, तो यहाँ पे इस कूड़े को पहले भर देंगे हम लोग कुछ सेंटीमीटर तक की, और फिर ऊपर से सड़क बना देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा मजबूती भी हो गई और सड़क भी बन गई ऊँची हमारी। तो स्वच्छ भूमि भराव कर देंगे, या फिर ढेर लगा के एक जगह रख देंगे, या फिर कंपोस्ट कर देंगे, मतलब कि इसको जैव रासायनिक क्रिया के साथ में हम लोग इसकी क्रिया कराएंगे। मैं लिख देता हूँ, जैव रासायनिक के साथ में इसकी क्रिया कराएंगे, और जैव रासायनिक के साथ में क्रिया कराने के बाद ये हमारा किस में बन जाएगा, यूरिया में बदल जाएगा। ठीक है, तो और यूरिया का हम लोग किस में यूज़ कर लेते हैं, ये खेतीबाड़ी में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा वेस्टेज निकलता है, सॉलिड वेस्टेज जो होता है, उसको हम लोग कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग इसका जो एंड होता है एक तरीके से कचरे का, वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेथड्स हो गए, हमारे समापन की विधियाँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्टेज क्या होते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इस वजह से इस बायोमेडिकल वेस्टेज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आशा करूँगा जो मैंने आज आपको जानकारी डिलीवर करने की कोशिश की वो आपको समझ में आई होगी। इससे कई सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में उससे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बुक मैंने अपलोड कर दी अपनी वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी समझ सके कि कहाँ पे क्या चीज़ हमें ईजी वे में मिल रही है। ठीक है ना, तो चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।